आईएमएफ ने कुछ दिन पहले बोला था कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन रिसेशन। वो लार्ज रिच इकोनॉमीज, एडवांस कंट्रीज में ही उस तरह की रिसेशन की बात की जा रही है। तो ये, और इंटरेस्ट रेट भी फेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यही सब बढ़ा रहे हैं ज्यादा तेजी से, क्योंकि इन्फ्लेशन जो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तरह से जो रिस्क है वो इस समय बाहर से ही आ रहा है ज्यादा। डोमेस्टिक इकोनॉमी तो थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज कर गई है और ग्रोथ भी ब्रॉड बेस्ड हो गई है। तो रिस्क जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, उन्होंने सही कहा है कि ये रिस्क है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा रहता है तो उसकी फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है इस माहौल में, इस ग्लोबल माहौल में। तो इसलिए आई थिंक उस पर नजर रखना, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उस पर नजर रखना जरूरी है। और इन्फ्लेशन पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे तो आई है पर अभी वो उसमें जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफी ऊपर बनी हुई है। सिर्फ वेजिटेबल्स के कारण इन्फ्लेशन 5.7% पे आई है। अदरवाइज इन्फ्लेशन नंबर दिसंबर का 7.2% है, अगर आप वेजिटेबल्स को निकाल लें। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी चिंता की आवश्यकता नहीं कई चीजों में, पर ओवरऑल आई थिंक मैं एग्री करता हूं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें एक अच्छा मोमेंटम है, और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे पिक कर रहे हैं, और ग्रोथ जनरली ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी में हो रही है। और इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो भी अब पीक करने वाला है। हमारा मानना है कि आरबीआई एक और इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, उसके बाद वो पॉज मोड में जाएगा। यूएस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 से 5.25% तक फेड रेट जाएगा। इशू ये नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा, इशू ये है कि वो कितनी देर तक उसको ऊपर रखेंगे। क्योंकि अगर वो उसको ज्यादा देर तक ऊपर रखते हैं तो वो एक तरह से हमारे लिए मुश्किल बढ़ाता है, क्योंकि इंटरेस्ट डिफरेंशियल इंडिया और यूएस में ऊंचा बना रहेगा। तो उससे फिर कैपिटल फ्लो के लिए इश्यूज आते हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग के लिए भी इशू आते हैं। तो इस तरह एक तरह से माहौल बहुत अनसर्टन है। अगर मैं आपको पिछले इकोनॉमिक सर्वे में ले जाऊं तो उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट 8 to 8.5% थी, एक्चुअल ग्रोथ फोरकास्ट 7% आई। नॉमिनल ग्रोथ फोरकास्ट 11% के करीब थी, पर नॉमिनल ग्रोथ 15.4% आई। तो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, किस तरह से प्ले आउट करेगा, ये एजम्पशंस कितनी देर तक होल्ड करेंगे, इस माहौल में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल सही कह रहे सर। पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे में $65 के क्रूड पे सारी कैलकुलेशन की गई थी, और लास्ट ईयर का पूरा एवरेज निकालिए तो 80 से ऊपर ही जाएगा, और अभी भी 80-85 पे बना हुआ है। तो ये कैलकुलेशंस एक्चुअली आगे जाते हुए कैसे प्ले आउट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनील सर, मार्केट को ये जो नंबर अभी तक दिख रहे हैं कि अगले साल की ग्रोथ 6 से 6.75 के बीच में कहीं रह सकती है, इस साल की ग्रोथ जो है 7% के आसपास रह सकती है, नॉमिनल ग्रोथ ये है, और ये नंबर्स कंफर्ट देते हैं क्या मार्केट को, कंसिडरिंग कि जो बात जोशी सर कह रहे हैं कि यूएस की ग्रोथ इंटरेस्ट रेट कितने समय तक, वो टर्मिनल रेट मान लीजिए 5.5% पे फेड का है, और वो पूरा साल 2023 इसी में निकाल देते हैं, तब दिक्कत हो सकती है क्या? मार्केट को ये नंबर ठीक लग रहे हैं क्या? मार्केट में नंबर ठीक लग रहे हैं, बिकॉज सी इक्विटी मार्केट के लिए एक 11% अगर नॉमिनल जीडीपी है तो मार्केट में से आपको 2-3% उससे ज्यादा, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स एक फॉर्मलाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है। तो अनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में देखें तो फॉर्मल सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। तो एक ओवरऑल इकोनॉमी अगर 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रो हो रही है तो स्टॉक मार्केट की कंपनियों में ईपीएस की ग्रोथ आप 12 से 15% तक ले सकते हैं। तो ऐसी एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न कैपिटल मार्केट के लिए अगर उम्मीद है तो मार्केट के लिए बहुत खास अच्छी खबर है, क्योंकि डेट मार्केट में अगर 8% कमिटेड मिल रहा है, मगर अगर इक्विटी मार्केट 15% दिलवा सकती है तो दुगना, तो नेचुरली ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा मेरे को अपसाइड में ज्यादा इसमें पोटेंशियल सरप्राइज की है, यानी 6.68 से मैं मानता हूं कि 6.8 to 7.12 तक जा सकती है, क्योंकि एज अ कॉशन उन्होंने नंबर बताए कि इंटरनेशनल रिस्क है। पर याद रखिए कि इंडिया का वर्ल्ड में एक्सपोर्ट का शेयर 2% के नीचे है, 1.9% है। जितना भी ग्लोबल में स्लो डाउन हो उसका खाली 2% का असर इंडिया के ऊपर पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट में जरूर दबाव दिखेगा, मगर उतना हमारा एक्सपोर्ट खास उतना नहीं है, क्योंकि इस साल की ग्रोथ में मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक कैपेक्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन मेन ड्राइवर्स होने वाले हैं, जो बाहर के रिसेशन से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत करंट अकाउंट डेफिसिट में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अगर ऑयल की दाम नहीं गिरी, थोड़ा बहुत आपको एक्सपोर्ट्स के सेक्टर में थोड़ा एक गिरावट दिख सकती है। फिर भी मैं मानता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए 6.8 to 7% डोमेस्टिक ड्रिवन ग्रोथ के कारण एक कॉन्फिडेंस है।
तो ये 6.8 से 6 के नीचे नहीं जाने की मैं उम्मीद रख रहा हूं। तो उसी हालत में मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट ने भी जो डिस्काउंट किया है, ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ 15% के हिसाब से ही मार्केट ने डिस्काउंट किया, करंट वैल्यूएशन भी वही रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर ये डेटा इस माफिक उन्होंने किया, तो मैं मानता हूं कि अगर यूएस में, किसी ने बताया कि यूएस की इंटरेस्ट रेट की बात है, याद रखिए अगर इंटरेस्ट रेट हाइक ज्यादा हुए ना तो ऑयल का दाम घटेगा, क्योंकि स्लोडाउन के कारण। तो वो हमारे लिए, मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूं कि ऑयल का दाम, तेल का दाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट फ्लोज के लिए। तो जीडीपी को मान लीजिए 6.8, 7 उस हिसाब से रखिए, मगर अगर तेल का दाम गिर रहा है तो फॉरेनर्स के फ्लोज इंडिया के ओवर ज्यादा रहेंगे एज अपोज टू अदर इमर्जिंग मार्केट। तो कैपिटल मार्केट की ये पॉजिटिव स्थिति है। मैं समझता हूं कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण फेड में थोड़ा ग्रोथ में दबाव आ गया, फिर भी कैपिटल मार्केट के लिए, फ्लो के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये सब नंबर्स मेरे लिए कोई मार्केट को नेगेटिव सरप्राइज देने लायक नहीं है, और एक पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन होनी चाहिए बजट के बाद। पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए बजट के बाद, और इन नंबर को, और अगले साल के लिए वो क्या क्या प्लान्स रखते हैं ये भी हम लोग बजट पर लेके। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो पुन्नी सर, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि 7% से कम ग्रोथ, मिड पॉइंट ले लिए 6.5%, 8-9% की ब्याज दर, 83-82 रुपये की करेंसी, 3% का कैड और 5.5% की यूएस ब्याज दरें, ये सिनेरियो के बीच में भारत कैसे ग्रो करेगा, ये आपसे समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।